Hello friends, welcome to CACMA Guruji. Friends, today I will discuss on DMRC Assistant Manager Finance exam. It is held on 19 February 2020 and timing is 4:30 pm to 6:45 pm. Here I will discuss you a technical portion of this exam in this current video. In this technical portion we have got 75 question of the finance portion. Take 75 per question we have get from the technical portion. So without any delay, let's get started. Friends, first question is which of the following is not a method of time keeping. टाइम कीपिंग का कौन सा मेथड नहीं है? तो दोस्तों टाइम कीपिंग का मेथड लेबर कॉस्ट कार्ड नहीं होता है. टाइम कीपिंग के लिए हम क्लॉक कार्ड भी यूज़ करते हैं, डिस्क मेथड भी यूज़ करते हैं और अटेंडेंस रिकॉर्ड भी यूज़ करते हैं. और लेबर कॉस्ट कार्ड को हम यूज़ करते हैं कॉस्टिंग पर्पज़ के लिए, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए. सो हियर सेकंड आंसर इज करेक्ट. लेबर कॉस्ट कार्ड इज नॉट मेथड ऑफ द टाइम कीपिंग. On the next question, which of the following is not an advantage of continuous audit? कंटिन्यूस ऑडिट का कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर अर्ली डिडक्ट कंटिन्यूस ऑडिट करते हैं तो हमारे एडवांटेज इसमें ये होते हैं कि हम अर्ली डिडक्शन ऑफ एरर को फ्रॉड को कर लेते हैं. फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट तो कंप्लीट हो जाता है टाइमली. और क्या कुछ गलती भी होती हैं या एरर्स भी होती हैं उसको हम रेक्टिफिकेशन भी कर लेते हैं. और ऑडिट करने के बाद हम क्या उसमें कुछ भी एरर नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप देखोगे तो रिकॉर्ड एंड फिगर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट विच हैव ऑलरेडी चेक बाय द ऑडिटर मे बी अल्टर्ड आफ्टर द ऑडिट इज ओवर. तो दोस्तों इसमें ये बता रहा है कि हम फिगर को अल्टर कर सकते हैं आफ्टर चेक बाय द ऑडिटर. तो ये यहाँ से गलत है, इसको हम अल्टर नहीं कर सकते. तो दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट. सो हियर करेक्ट आंसर इज 3. ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टिमेट कॉस्ट. तो एस्टिमेट कॉस्ट कौन सी होती है? तो दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम एस्टिमेट कॉस्ट कहते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है कि हम किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उसकी कॉस्टिंग को प्री डिसाइड कर देना कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, इससे ये वाली मेथड एस्टिमेट होता है हमारे कॉस्टिंग का, हम पहले ही प्री डिसाइडेड कर लेते हैं. तो हियर इज करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एन एस्टिमेट कॉस्ट. ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो बिजनेस की, वो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड होती है. जैसे स्केल हो गया, चॉइस ऑफ टेक्निकल होगी और स्केल ऑफ द ऑपरेशन हो गया, चॉइस ऑफ टेक्निक हो गई और नेचर ऑफ द बिजनेस हो गया. सीजनल फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. सीजनल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं बिजनेस की. सो हियर करेक्ट आंसर इज डी. सीजनल फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट. तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑडिट का टाइप नहीं है, तो इसमें थर्ड आंसर रहेगा इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट. So correct answer is 3, internal audit. Contribution is on next question. Contribution ratio is also called contribution ratio को हम कहते हैं profit volume ratio. So correct answer is 4th, profit volume ratio. यहाँ पर डैश दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में डैश के बाद दे रखा है इज अ फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड ईच ऑर्डर इज ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन. तो दोस्तों हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहते हैं, जिसमें हमारे कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और स्पेसिफिक टाइम होता है उस काम को करने का. तो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. तो ये करेक्ट आंसर इज 4th, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट incorrect. Which of the following statement is incorrect with respect to verification of stock and trade. तो स्टॉक का वेरिफिकेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है. तो चेक that goods sold as FOB shipping but not delivered are included in closing stock, or compare the balance of stock register with the stock sheet. Okay. Check the gatekeeper's outward register to find out where any fictitious sales has been entered in the sales book, or check that furniture used tools are not included in the closing stock. सो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा चेक दैट गुड्स सोल्ड एज FOB शिपिंग बट नॉट डिलीवर्ड एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. ये हमारा स्टेटमेंट गलत है. ये क्यों गलत है कि ये कह रहा है कि चेक दैट स्टॉक सोल्ड ऑन FOB शिपिंग, जो स्टॉक सोल्ड किया गया FOB शिपिंग में बट नॉट डिलीवर, वो डिलीवर नहीं हुआ है, और इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. दोस्तों हम उसको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ PPP इन ई गवर्नेंस. तो दोस्तों PPP का मतलब होता है यहाँ पर नो शेयरिंग ऑफ रिस्क बाय द गवर्नमेंट, नॉट शेयरिंग ऑफ द रिस्क बाय द गवर्नमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव. तो PPP का ऑब्जेक्ट होता है ई गवर्नेंस में नो शेयरिंग ऑफ रिस्क बाय द गवर्नमेंट.
तो करेक्ट आंसर इज सी थर्ड, नो शेयरिंग ऑफ रिस्क बाय गवर्नमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन गवर्नेंस। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इज प्रेजेंटेड अंडर द मेजर हेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को हम यूज़ करते हैं शेयर होल्डर्स फंड में लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। तो करेक्ट आंसर इज शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो दोस्तों आइए सारे ऑप्शन को देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंडक्ट बाय ए पर्सन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों ये आप ये अगर इन्वेस्टमेंट को आपने पढ़ा होगा तो इन्वेस्टिगेशन को कोई भी कंडक्ट कर सकता है, या तो सीए भी कर सकता है और सीए अदर देन पर्सन भी कर सकता है। तो इसमें ये लिखा कि कैन नॉट कंडक्ट बाय ए पर्सन अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई भी पर्सन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। और सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट रिप्लेस ऑडिटिंग, ये भी करेक्ट है। और रेम्यूनरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इज बोर्न बाय द कंपनी, ये भी ठीक है। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन एक्सीड 1 ईयर, ये भी ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। सो इनकरेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंडक्ट बाय ए पर्सन अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो वो साइज के थ्रू दे बनती है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बनती है। क्रेडिट पॉलिसी पर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं बनती है, तो क्रेडिट पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो करेक्ट आंसर इज हमारा क्रेडिट पॉलिसी। ऑन disposal of an asset, the asset disposal is closed by the transferring its balance to। तो दोस्तों डिस्पोजल ऑफ असेट्स होता है तो असेट्स डिस्पोजल अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन डिस्पोजल ऑफ असेट्स द असेट डिस्पोजल अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर इट्स बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज तो दोस्तों रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से डील करता है। तो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से डील करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, AS2। द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इज 50,000। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 50,000 रुपये। ठीक। अंडर द GST एक्ट द थ्रेशोल्ड लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फॉर गुड्स ओनली फ्रॉम 20 lakhs to 40 lakh। तो थ्रेशोल्ड लिमिट है इंक्रीज करी है फॉर गुड्स 20 लाख से 40,000 की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 40 lakhs। एज पर द सेक्शन 177(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शुड कंसिस्ट company secretary, this is not an requirement, chartered accountant not requirement, commerce associate not requirement, तो have and the ability to read and understand the financial statement। तो दोस्तों जो ऑडिट कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक क्वालिटी इसमें उनकी वो होती है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर सकें और रीड कर सकें, ये वाली एबिलिटी होनी चाहिए, तो वो मेंबर्स बन सकते हैं ऑडिट कमेटी के। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा As per section 177(2) of Companies Act 2013, the members of audit committee should have the ability to read and understand the financial statement। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर्स। फैक्टरिंग इज अ मेथड ऑफ राइजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ डेटर्स। तो दोस्तों फैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं राइजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगेंस्ट द सिक्योरिटी। तो फैक्टर्स इज अ मेथड ऑफ राइजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ डेटर्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा तीसरा, डेटर्स। Question number 20. On 1st April 2019, Raj Limited purchased 40 pants for 100 each. Okay. On 1st May 2019, 40 similar pants was purchased from 150. मतलब उसने एक अप्रैल को 40 पेंट परचेज करी 1000 के हिसाब से, और 1 मई को मतलब 1 महीने बाद 40 पेंट परचेज करी हैं 1500 के हिसाब से। द कंपनी सोल्ड 50 पेंट्स टिल 31 मार्च 2019। उसने 31 मई तक 50 पेंट बिक दी। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग द फीफो मेथड विल बी। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ गोल्ड सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फीफो मेथड। तो कॉस्ट ऑफ गोल्ड सोल्ड मतलब जो हमने वैल्यू बेची है उसकी हमारे कॉस्ट निकालनी है। तो दोस्तों फीफो मेथड हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट गया है। तो दोस्तों
यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कैसे आएगा ये हम कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमारी 40 पैंट परचेज करी 1000 के हिसाब से मल्टीपल 1000 कर दिया तो ये हो गया हमारे 40,000 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर दे रखा है 40 पैंट्स यूज़ करेंगे जबकि 50 पैंट बेचे हैं, तो मतलब 40 पैंट पहले आए थे तो पहले जाएंगे तो इसकी कॉस्ट आ गई 40, बाद के पैंट 10 पैंट आए थे 1500 के हिसाब से। ठीक है, तो उसका आ जाएगा 50,000, तो टोटल हमारी कॉस्ट आएगी 55K। तो करेक्ट आंसर इज 55K। ठीक, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 55,000। तो अमोर्टाइजेशन मीनिंग रिटर्न ऑफ। तो दोस्तों अमोर्टाइजेशन मीनिंग्स क्या होता है कि टेंजिबल एसेट्स होते हैं, बोथ टेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट्स या फिक्टिव एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। तो दोस्तों अमोर्टाइजेशन होता है वो किसका होता है, इंटेंजिबल एसेट्स का होता है। तो अमोर्टाइजेशन मीन्स राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स। एवी लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ ₹1 लाख फॉर कैश। मतलब एवी लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीन 1 लाख रुपये की फॉर कैश में। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर 10,000 फॉर एनुअल मेंटेनेंस एंड बिल जनरेट रेवेन्यू 50,000। द पे पीरियड क्या रहेगा। तो दोस्तों हमारे पास मशीन की कॉस्ट कितनी 1 लाख रुपये। ठीक, और वो 5 साल चलेगी और मशीन को एनुअल मेंटेनेंस के लिए चाहिए 10,000 रुपये और जनरेट करेगी रेवेन्यू हमारा 50,000 रुपये। तो 50,000 तुम्हारी एनुअल जनरेट हमारी रेवेन्यू हो गई और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो गए 10,000। तो 10,000 में 50,000 में से 10,000 घटाए तो बचा हमारा 40,000 और 1 लाख डिवाइड बाई 40,000। तो आंसर हमारा आएगा 2.5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 2.5 ईयर्स। अब दोस्तों आपको मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। अभी हम 50 के ले लिए, माइनस हमने 10 के कर दिए। ठीक, तो हमारा आएगा 40 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 100 के से। 1 लाख रुपये से हम इसको 40 को डिवाइड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2.5 ईयर्स। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकंड 2.5 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ए सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वेयर बाई द वर्क ऑफ एम्प्लॉई इज चेक्ड कंटिन्यूसली बाई अनदर इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। सो फ्रेंड ये क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है। इंटरनल चेक इज ए सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन whereby the work of an employee is checked by the another is called internal check। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड इंटरनल चेक। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एज पर शेड्यूल 3 of Companies Act 2013 share option outstanding account is present under which major head while preparing the balance sheet of the company। एज पर शेड्यूल 3 of the Companies Act शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम शो करते हैं करंट लायबिलिटी में। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो एज पर शेड्यूल 3 of Companies Act 2013 शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज presented under the major head while preparing the balance sheet of the company is रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम किस में शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। एन एक्सपेंसिव बिजनेस स्ट्रेटजी डेट डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेल्स, प्रोडक्शन, लेबर परचेज, फ्यूचर एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मास्टर बजट।